जय हिंद। ट्रांसफार्मर के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्री डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन। मने डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन में हम इक्विवेलेंट सर्किट के हेल्प से हम ट्रांसफार्मर का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। सर देखो, हम जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है सर, ये ट्रांसफार्मर है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है। ये इसका कोर हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हम ले रहे हैं, ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस, ये सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, ये प्राइमरी रेजिस्टेंस, ये प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। X1 हो गया सर, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये X2 हो गया, ये V1 हो गया सर, ये आपका V2 हो गया। लोड आप जान रहे हो कि ये वोल्टेज हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ये हम ट्रांसफार्मर का हम सर्किट बना सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ हम दिखाएं कि प्राइमरी वाइंडिंग का ये रेजिस्टेंस है और ये लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी वाइंडिंग का, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये लीकेज रिएक्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का। लेकिन जो आपका शंट पैरामीटर है ट्रांसफार्मर का, वो हमने नहीं शो किया है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का एक शंट पैरामीटर हम शो करते हैं यहाँ पर। देखो इधर पहले हम बताएंगे कि ये क्या होता है। ये शंट पैरामीटर क्या होता है ट्रांसफार्मर में। ये आई नोट हो गया, ये I1 डैश हो गया, और ये करंट मेरा टोटल प्राइमरी I1 हो गया। ये R नोट हो गया, ये X नोट हो गया। देखो अब बात है सर कि ये तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ये प्राइमरी बाइंडिंग, ये सेकेंडरी बाइंडिंग, ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस, ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है, सेकेंडरी का लीकेज रिएक्टेंस। लेकिन जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में होता है, तब क्या है कि वो सप्लाई से काफ़ी कम करंट ड्रॉ करता है, जिसको हम आयनोड बोलते हैं। तो उस आयनोड का दो कंपोनेंट, एक आपका क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, एक वाटफुल कंपोनेंट होता है। तो वही मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हमने दिखाया है एक्स नोट से। किसको? एक्स नोट से हमने दिखाया है सर। ये कंपोनेंट है एक्स नोट, ये हमारा सॉरी एक्स नोट से दिखाया, ये आई म्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया, आई डब्ल्यू हो गया। चूँकि इसी दोनों कंपोनेंट के कारण आपका क्या होता है सर, यही दोनों कंपोनेंट के कारण, इसके कारण आपका कोर मैग्नेटाइज होता है और इसके कारण आपका ट्रांसफार्मर के कोर में आपका आयरन लॉस होता है, साथ ही साथ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग। चूँकि इन दोनों को इसलिए हम शंट दिखा रहे हैं, चूँकि आपका आयनोड का दो कंपोनेंट होता है सर, एक आई डब्ल्यू और दूसरा आई म्यू। ये आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और क्वाड्रेचर कंपोनेंट, ये वाटफुल कंपोनेंट है और एक्टिव कंपोनेंट। चूँकि ये कंपोनेंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है, ये कंपोनेंट आपका वोल्टेज के सेम फेज में होता है। तो जैसे मान लो कि हमारा ये सर्किट है आर सर्किट और एल सर्किट। मान लो इसमें करंट जा रहा है आई नोट, इसमें करंट बटेगा। मान लो इधर I1 दे दो, इधर I2 दे दो। अब मान लो चूंकि दोनों पैरेलल है तो वोल्टेज दोनों के अक्रॉस तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो वोल्टेज को हम रेफरेंस ले रहे हैं। वोल्टेज को यदि आप रेफरेंस ले लोगे तो इसमें जो करंट होगा I1 वो वोल्टेज के सेम फेज में होगा, और जो I2 होगा वो वोल्टेज से आपका 90 डिग्री से लैग कर रहा होगा, ये I2। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो करंट है वो वोल्टेज के सेम फेज में, जैसे आई डब्ल्यू जो है सर, आई डब्ल्यू ये आपका क्या है, ये वोल्टेज के सेम फेज में, V1 के सेम फेज में। और ये आई म्यू जो है, आई म्यू जो हम यहाँ दिखाए हैं आई म्यू, ये आपका वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है, वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है।
तो इसका फेजर डायग्राम आप ऐसे दिखाओगे और इन दोनों का आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का फेजर डायग्राम आपका क्या हो गया, इस सर्किट के अनुसार ऐसा हो गया। तो आपका आई नोट का दो कंपोनेंट, एक आई म्यू और एक आई डब्ल्यू। आई म्यू जो है वोल्टेज से क्वाड्रेचर है और आई डब्ल्यू वोल्टेज के सेम फेज में है। तो इसका मतलब है कि आई डब्ल्यू और आई म्यू को दिखाने के लिए हम इस तरह के सर्किट यूज करेंगे। और ये सिर्फ शो करता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और ये लॉस कंपोनेंट शो करता है। ये कोई इंडक्टर और ये कोई आपका रेसिस्टर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को शो करता है और ये आपका लॉस कंपोनेंट को आपका क्या करता है, शो करता है। तो ये है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। लेकिन हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर में हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर में या तो हम प्राइमरी साइड कैलकुलेशन करेंगे या सर हम सेकेंडरी साइड कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या सेकेंडरी पैरामीटर को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या आपको प्राइमरी पैरामीटर को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे when all secondary parameter refer to primary side, equivalent circuit of transformer when all secondary parameter refer to primary side, यानी सारे पैरामीटर को हम प्राइमरी साइड से ट्रांसफर कर रहे हैं। तब देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। चूंकि ये सिर्फ बाइंडिंग है, चूंकि ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये सेकेंड, ये बाइंडिंग का सब कुछ इधर दिखा दिए हैं, ये बाइंडिंग का सब कुछ इधर दिखा दिए हैं, कोई दिक्कत। ये सिर्फ अब एक नॉर्मल आपका आइडियल कॉइल रह गया। क्या रह गया, आइडियल कॉइल रह गया। तो अब देखो वेन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर वेन ऑल सेकेंडरीज पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। तब देखते हैं क्या है, वेन ऑल secondaries parameter referred to primary side। देखो क्या होता है, ये तो प्राइमरी रेजिस्टेंस मान लो R1, प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस X1, कोई दिक्कत सर। अब देखो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, शंट पैरामीटर हमने ले लिया, ए आर नोट, ए एक्स नोट, कोई दिक्कत, ए एक्स नोट हो गया। अब देखो चूंकि सारा पैरामीटर को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, चूंकि ये बाइंडिंग है, अब इसको नहीं भी हम कर सकते हैं, इधर ले आ सकते हैं। तो इसको हमने इधर ले आया, तो इधर लाते थे तो R2 डैश हो जाता था। R2 डैश क्या, R2 बटा के स्क्वायर। हाँ अब देखो इसको इधर ले आए तो X2 डैश हो गया क्या, X2 बटा के स्क्वायर। और इधर मान लो लोड कनेक्टेड है, ये लोड कनेक्टेड है, LOAD, तो लोड भी इधर लाओगे ना, तो ये मान लो लोड है, लोड हमने ले आया। तो ये लोड है, तो लोड के क्रॉस आपका V2 है, लेकिन इधर लाओगे तो V2 डैश हो जाएगा। तो ये जो V2 डैश हो जाएगा वो कितना लिखेंगे, V2 बटा के। कल ही बताए हम, पिछला वीडियो में हमने बताया था। तो ये हमारा यहाँ जो करंट हो गया वो I1 हो गया, और इसमें करंट हमारा क्या जा रहा है सर, I2 जा रहा है। तो इधर लाओगे तो I2 डैश हो जाता है, तो I2 डैश हमारा क्या हो जाएगा, I2 डैश यहाँ हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, K इंटू I2। कल हम बताए हैं सब। ये हमारा वोल्टेज V1 हो गया और ये हमारा V2 डैश। देखो कह रहा है दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हेन ऑल सेकेंडरीज पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। तो देखो तो प्राइमरी साइड वाला सब वही रह दिया है यहाँ, I1 करंट, प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस X1, प्राइमरी रेजिस्टेंस R1, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा यहाँ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये शंट पैरामीटर है, शंट पैरामीटर क्यों लिखे हमने बताया, क्योंकि इसमें जो करंट है वो IW सर, IW, और इसमें हमारा क्या है I म्यू, और एक करंट I नोट है। चूँकि इसका दो कंपोनेंट, एक क्वाड्रेचर और एक फेज कंपोनेंट होता है जो वोल्टेज के फेज में होता है, इसलिए दोनों को हमने पैरेलल में दिखाया, इसलिए इन दोनों को शंट पैरामीटर बोलते हैं। अब देखो इधर लाएंगे तो R2 डैश से हो जाएगा
और इसको इधर लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, x2 डैश हो जाएगा। तो देखो तो इधर लाए तो r2 डैश हो गया, r2 डैश क्या हो जाएगा, r2 बटा के स्क्वायर। इधर लाओगे तो x2 डैश, तो x2 बटा के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। इधर करंट लाओगे i2 को तो कितना हो जाएगा, i2 डैश के इंटू i2। इधर वोल्टेज v2 को लाओगे तो v2 डैश v2 बटा के। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल सेकेंडरीज पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। चूंकि हमने कॉइल नहीं दिखाया है, कॉइल तो सिंपल आइडियल कॉइल हो गया ना, चूंकि इसका सारा कुछ हमने यहाँ दिखा दिया और इसका सारा कुछ यहाँ दिखा दिया। अब तो क्या है, ये कुछ नहीं हो गया तो इसको हटा भी सकते हैं। और यहाँ जो वोल्टेज हमारा E2 है वो हमारा वोल्टेज यहाँ E2 डैश हो जाएगा इधर, चूंकि ये इधर भी तो आएगा तो E2 डैश हो जाएगा। तो E2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, E2 बटा के हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो कि हमारा ये जो हो जाएगा वो E2 डैश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, E2 बटा के हो जाएगा। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन ऑल सेकेंडरीज पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा। एक बार थोड़ा सा देख लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट देखो, तो ऊपर वाला तो हम मिटा सकते हैं, ऊपर वाला कुछ है नहीं सर, तो ऊपर वाला अब क्या है, सारा काम नीचे वाला से करेंगे। तो अब देखो क्या है, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट आपका क्या होगा। चूंकि ये जो करंट होता है आपका ट्रांसफार्मर में, करंट आई नोट, ये नो लोड करंट जो बहुत कम होता है, लोड कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, लोड करंट के रेस्पेक्ट में ये बहुत कम होता है, 3 से 4% ही होता है। इसलिए इसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर रीजनेबल एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन आई नोट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कर देने से कैलकुलेशन में विद इन 5% एरर जनरेट होता है, विच इज परमिसिबल एरर। माने इसको हम नेगलेक्ट यदि कर देंगे रे भैया तो हमारा एरर बहुत कम जनरेट होता है, जो 5% से भी कम होता है, जो रीजनेबल आपका एरर होता है। माने कैलकुलेशन में यदि हम आई नोट को हम हटा दें तब हम कैलकुलेट यदि करेंगे तो बहुत कम एरर होता है, 5% से भी कम एरर होता है, जिसको हम बोलते हैं परमिसिबल एरर। और रीजनेबल एक्यूरेसी के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा करते भी हैं कि आई नोट को हम हटा दिए। तो आई नोट को नेगलेक्ट मान लीजिएगा तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो बचेगा वो सिंप्लीफाइड आपका इक्विवेलेंट सर्किट बचेगा। तो देखो तो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। अब देख लो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ आई नोट को हम नेगलेक्ट मान रहे हैं। आई नोट कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी नेगलेक्टेड, नेगलेक्टेड फॉर रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी। थोड़ा सा मीनिंग अगर गड़बड़ा जाएगा तो आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उतना लिखाएगा नहीं। तो कह रहा है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, आई नोट कैन बी नेगलेक्टेड फॉर रीजनेबल एक्यूरेसी। तो आई नोट को हम नेगलेक्ट मान रहे हैं तो ये पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा रे भैया, ये R1 पहले से रहेगा, ये आपका X1 पहले से रहेगा और एन करंट आपका कितना आपको I1। अब देखिए, अब ये क्या बचा सर, R2 डैश बच गया, माने R2 बटा के स्क्वायर। अब क्या बच गया, इंडक्टर बच गया, X2 डैश बच गया, माने X2 बटा के स्क्वायर। अब क्या बच गया, लोड बच गया, LOAD लोड। और ये क्या हो जाएगा, V2 डैश, माने V2 बटा के, V2 बटा के हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल सेकेंडरीज पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। माने सारा पैरामीटर इधर रेफर किया हुआ है, प्राइमरी साइड रेफर किया, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। और ये हमारा क्या है, I1 हो गया। तो देखो तो I1 बरा I1 है और इधर ही मेरा I2 डैश भी है, तो ये क्या हो जाएगा, I2 डैश, I2 डैश, यानी I2 डैश हमारा कितना हो जाएगा, K इंटू I2। और देख लो, चूंकि I1 बटा
I2 बराबर होता है K। तो देखो तो I1 बराबर क्या है, K इंटू I2 है। तो देखो तो KI2 माने I2 डैश और I1 यहाँ बराबर होगा, कोई दिक्कत, माने यहाँ I1 और I2 डैश बराबर होगा और क्या होगा, K इंटू I2, कोई दिक्कत। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन ऑल सेकेंडरीज पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, अब क्या है सर, देखिए चूंकि ये तो रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो आपस में डायरेक्टली जुड़ सकता है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर R01 रेफर टू प्राइमरी साइड कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 बट्टा K² हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल सेकेंडरी पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड। तो क्या हो जाएगा, X1 पहले से है भैया प्लस X2 बटा K²। नहीं देखो ना भैया, R2 बटा K² लिखे ना, X2 बटा K², और ये सब तो पहले ही से है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से हम और कर सकते हैं, और हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, और सर्किट मेरा हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा R01, ये जो हो जाएगा X01, इन दोनों मिला के R01, ये दोनों मिला कर के X01 बट्टा क्या हो जाएगा, ये लोड हो जाएगा रे भैया, ये V1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा V2 डैश, माने क्या V2 बटा K, और ये हमारा क्या हो जाएगा I1, कोई दिक्कत। तो इसको कह सकते हैं कि इस सर्किट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ R1 और R2 डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं R01, और R01 बराबर क्या, R1 प्लस R2 बटा K², और यहाँ X1 और X2 डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं X1 प्लस X2 बटा K², और X01 ऐसे लिख सकते हैं, माने इन दोनों के बदले R01 और इन दोनों के बदले हम X01, और करंट मेरा I1 है, I1 लिख दिया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 जो है I1 बराबर I2 डैश बराबर क्या हो जाएगा सर, K इंटू I2 हो जाएगा। माने इस सर्किट को अब ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो तो भैया, अब इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना कितना आसान है, सिंपल हो गया एकदम। RL सर्किट हो गया, ये लोड लगा हुआ है, कितना आसान हो गया, और ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, बहुत आसानी से फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कितना आसान हो गया। तो देखो तो कैलकुलेशन सिंपल अब हो गया, माने बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो तो अब यदि इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारा क्या होगा सर, फेजर डायग्राम देख लो। फेजर डायग्राम यदि हम ड्रॉ करेंगे इसका, तब हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम V2 को रेफरेंस ले रहे हैं, V2 बटा K, ये रेफरेंस हो गया। तो इसमें करंट जो होगा, चूँकि आपका इंडक्टिव लोड ही होता है जनरली, तो आपका क्या होगा, इससे मान लो I1 है, मान लो ∅1 एंगल से लैग कर रहा है, चूँकि लोड को हम इंडक्टिव ले रहे हैं, इसमें करंट आपका I1 ही है, LOAD, RL लोड है तो RL लोड में लैग ना करेगा भाई, मान लो कि आपका ∅1 एंगल से लैग कर रहा है। तो अब देखिए, अब इसमें जो I1 के कारण ड्रॉप होगा वो करंट के सेम फेज में, माने I1 इंटू R01। अब इसमें जो ड्रॉप होगा वो इससे 90 डिग्री पर, माने I1 इंटू X01, और ये जो ड्रॉप होगा ये आपका I1 इंटू Z01, चूँकि ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, Z01, ये दोनों मिल करके Z01। अब देखो तो V2 बटा K, माने V2 बटा K, और यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है इन दोनों का फेजर सम कौन होगा, V1, तो ये मेरा हो जाएगा V1, कोई दिक्कत, यानी V1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V2 बटा K प्लस I1 इंटू Z01। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल सेकेंडरीज पैरामीटर रेफर टू प्राइमरी साइड।
हमको लगता है बहुत सिंपल है, इसको हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखो हम V2 को रेफरेंस लिए हैं, V2 डैश को रेफरेंस लिए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V2 बटा के एंगल 0। I1 हमारा क्या लिख हो सकता है, यानी I1 एंगल -φ, यानी कितना हो सकता है, I1 इंटू कॉस फाई माइनस जे साइन फाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भैया, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो अब देखो तो हमारा सर, इसको मिटा देते हैं हम, फेजर डायग्राम यहाँ ड्रॉ करना है। चलो यहाँ लिख देते हैं सर्किट को। ये हमारा लोड हो गया R01 X01, ये V2 बटा के, ये करंट आपका भैया I1, ये वोल्टेज V1 हो गया। तो अब देखो तो अब हमारा क्या हो जाएगा, I1 R01 को कैसे लिखेंगे, I1 मेरा कितना है भैया, ये I1 मैग्नीट्यूड है को फेजर फॉर्म में I1 मैग्नीट्यूड है, तो I1 इंटू कॉस फाई माइनस जे साइन फाई, और पर R01 माने कितना, I1 R01 कॉस फाई माइनस I1 R01 सॉरी माइनस जे I1 R01 साइन फाई, ठीक है। इसी तरह हमारा I1 X01 हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, तो हमारा कितना हो जाएगा I1 कॉस फाई, क्योंकि I1 का वैल्यू कितना, I1 कॉस फाई माइनस जे साइन फाई इंटू X01। अब देखो गुना कर दो, I1 X01 कॉस फाई माइनस जे I1 X01 साइन फाई। ये क्लियर हो गया, ये हमारा क्या हो गया कि आपका ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हमारा I1 Z01 क्या लिख सकते हैं, माने I1 कॉस फाई माइनस जे साइन फाई, हाँ, इंटू क्या हो सकता है, Z01 को क्या लिख सकते हैं, R01 प्लस जे X01। क्लियर। अब दोनों को गुना कर दो, आप इसका वैल्यू लिख सकते हो भाई, यानी कितना हो जाएगा, I1 कॉस फाई हम गुना कर दे रहे हैं, कॉस फाई माइनस जे I1 साइन फाई इंटू कितना हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा R01 प्लस जे X01। चलो गुना कर दो इधर, पहले इसमें इससे गुना I1 R01 कॉस फाई, और क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो प्लस I1 सॉरी जे I1 X01 कॉस फाई। अब इसको इसमें गुना करो माइनस जे I1 R01 साइन फाई, प्लस देखो जे स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा I1 X01 साइन फाई। तो देखो तो ये वाला रियल टर्म हो गया, और ये वाला आपका इमेजिनरी टर्म हो गया। कितना हो जाएगा I1 R01 कॉस फाई प्लस I1 X01 साइन फाई। अब देखो माइनस जे कॉमन ले लेते हैं, जे ले लो, जे I1 X01 कॉस फाई, और यहाँ से माइनस लगा हुआ है I1 R01 साइन फाई। तो हमारा ए हो गया किसका, माने ये वैल्यू हमारा सर आ गया, ये वैल्यू आ गया हमारा I1 Z01 का। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा क्या है भैया, अब हमारा जो है वो है क्या, V1 बराबर हमारा क्या है, V1 बराबर हमारा क्या है, V1 बराबर V2 बटा के, चूँकि इसको रेफरेंस लिया तो मैग्नीट्यूड तो यही हो जाएगा, प्लस आपका क्या है I1 Z01, माने हमारा क्या है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा V1 बराबर क्या हो जाएगा V2 बटा के प्लस
और इसका वैल्यू आ चुका है इतना, कितना, I1R01 cos phi प्लस I1X01 sin phi प्लस J I1X01 cos phi माइनस I1, ये I1 हो जाएगा, R01 sin phi। क्लियर? ये इसका V1 का वैल्यू हो गया। यदि मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो बहुत आसानी से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखो ना, ये वाला हमारा इतना दूर रियल टर्म हो गया और ये मेरा इमेजिनरी टर्म हो गया। ये रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म। जैसे हमारा क्या सर, z बराबर लिखते हैं r प्लस जे एक्सएल, तो z का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, √r² प्लस XL² लिखते हैं ना। तो देखो, तो ये इतना रियल टर्म है और ये इतना इमेजिनरी टर्म है। तो हमारा V1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो V1 का यदि मैग्नीट्यूड आप लिखोगे, V1 का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, √ कितना हो जाएगा, V2/K प्लस I1R01 cos phi प्लस I1, ये I1 है, I1X01 sin phi का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस कितना हो जाएगा, I1X01 cos phi माइनस I1R01 sin phi का होल स्क्वायर। और चूँकि ये टर्म नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो, चूँकि माइनस है, और चूँकि कॉस का फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन पाई का भी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो स्वाभाविक है इसका वैल्यू 1 से कम होगा, इसका वैल्यू 1 से कम होगा। तो गुना करोगे तो और कम हो जाएगा, और ऊपर से स्क्वायर करोगे और ये घट भी रहा है, और स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा। ये वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू 1 से कम है, घटाओगे तो आपका 1 से कम ही ना आएगा, और गुना ऊपर से स्क्वायर कर दोगे तो और कम, माने ये वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो इस वैल्यू को हम हटा भी सकते हैं, माने इसको हटा सकते हैं। तो V1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √V2/K प्लस I1R01 cos phi प्लस I1X01 sin phi का होल स्क्वायर। और चूँकि स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2/K प्लस I1R01 cos phi प्लस I1X01 sin phi। ये हमारा V1 का वैल्यू निकल गया। कितना आसान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझिएगा फेजर डायग्राम से, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, जब सारे सेकेंडरी पैरामीटर को हम प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसका हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने कैलकुलेशन भी किया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। देखो ये टर्म नेग्लिजिबल है, अरे भैया, अरे भाई cos phi है, इसका वैल्यू 1 से कम होगा, गुना करोगे तो कम हो जाएगा। उसी तरह sin phi है, 1 से कम होगा, गुना करोगे तो और कम हो जाएगा। और प्लस घट भी रहा है, घट रहा है तो स्वाभाविक है क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 से कम होगा। और 1 से कम जैसे 0.1 है, इसको स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.001, आपका 0.1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 1 से कम क्वांटिटी को गुना करोगे तो और कम ही ना हो जाएगा। तो एक टर्म को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये टर्म बचा हमारा, तो ये है। क्लियर। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।